हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग आप नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स। ठीक है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आपका क्लास 11th में था और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपका क्लास 12 में। तो ये भी हम वन शॉट एक ही वीडियो में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है ना, विद जो भी आपका करंटली सिलेबस है 2021 और 22 के हिसाब से। ठीक है। तो अब बेसिकली इस चैप्टर में क्या है जरा हम वो देख लेते हैं कि देखो टॉपिक का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है ना। इसका मतलब क्या है कि हम फ्लूइड्स का जो भी प्रॉपर्टी होगा हम स्टडी करने वाले। वो भी कौन सा प्रॉपर्टी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता था या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल क्योंकि एक अलग ही ब्रांच होता है ना फिजिक्स का। ठीक है, रिलेटेड टू मोशन वगैरह होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? मोशन, रिलेटेड टू मोशन वगैरह, मोशन। ठीक है ना, MO, मोशन। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स फ्लूइड्स का मतलब विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो कर सकता है ना। ये होता है आपका फ्लूइड्स का मतलब। तो अब जैसे फ्लूइड्स फ्लो क्या कर सकता है? अब जो फ्लो है आपका लिक्विड कर सकता है और गैसेस कर सकता है। ठीक है ना, लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, ये याद रखना। ओके। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली सिर्फ लिक्विड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लिक्विड का जो भी मोशन रहेगा, फ्लो रहेगा, उसी का हम स्टडी करेंगे। गैसेस का हम नहीं इसमें नॉर्मली स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जहां पे भी ये टर्म फ्लूइड आएगा तो इसका मतलब समझ जाना कि वो लिक्विड और गैसेस दोनों की बात कर रहा है। ओके। या तो सिर्फ अगर लिक्विड दिया रहेगा तो लिक्विड की बात करेगा, वरना जहां पे ये फ्लूइड टर्म आ रहा है उसका मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों की बात। ये मैं वापस रिपीट कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे। चलो ठीक है। इसमें जो हम फ्लूइड लेंगे वो कौन सा फ्लूइड लेंगे? वो हम आइडियल फ्लूइड लेंगे। ठीक है ना। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब याद रखना विच कैन फ्लो, जो कि होगा आपका गैसेस या लिक्विड। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? आइडियल फ्लूइड जो कि आपका इनकम्प्रेसिबल रहेगा। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी सेम रहेगी। अब देखो सीधी सी बात है, मैं अगर कंप्रेस करूंगा लिक्विड फ्लूइड को तो सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल पास में आएंगे। जब मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। अब जैसे मैं बात करूं, लेट से ये मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, सपोज ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स है। तो अगर ये इनकम्प्रेसिबल है, अगर कंप्रेस नहीं हो पा रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स है ये पास में नहीं आएंगे। और अगर ये कंप्रेसिबल है तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे ना, पास पास में आ जाएंगे। तो ये इसकी डेंसिटी भी अलग चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए जो आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा और उसकी डेंसिटी भी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहेगी, थ्रू आउट द मोशन आपका सेम ही रहेगा। ठीक है। अगला है आपका इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशन मतलब वो रोटेशनल फ्लो नहीं करेगा। जैसे अगर आपका जो फ्लूइड है ना वो ऐसे ऐसे फ्लो नहीं करेगा तो रोटेशनल फ्लो नहीं रहेगा। ठीक है। बल्कि उसका फ्लो स्मूथ रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में फ्लो इज ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है ना, ये आपका फ्लो स्मूथ रहेगा, रोटेशनल नहीं रहेगा। ओके। सो देर इज नो टर्बुलेंस। ठीक है, देर इज नो टर्बुलेंस। अब ये आपका ये जो फ्लो है ना रोटेशनल, इसको हम टर्बुलेंस फ्लो कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो स्मूथ फ्लो है, स्ट्रेट फ्लो है, इसको हम टर्बुलेंस नहीं, इसमें टर्बुलेंस नहीं रहता है। ठीक है। अगला जो है आपका इट इज नॉन विस्कस। अब ये विस्कोसिटी क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ जाएगा थर्ड पॉइंट भी। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का। फोर्थ है आपका इज फ्लो स्टेडी। स्टेडी मतलब वही हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये आपका स्टेडी फ्लो है, स्मूथ फ्लो, स्ट्रेट लाइन में फ्लो। ठीक है। जो कि जिसमें स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। मतलब इस पॉइंट पर फ्लूइड का वेलोसिटी, इस पॉइंट पर फ्लूइड का वेलोसिटी सेम रहेगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर फ्लूइड का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इस पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। ठीक है ना, ये समझा। तो ये आइडियल फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज है। अब फ्लूइड के हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सिर्फ फ्लूइड के प्रॉपर्टीज। फ्लूइड आपको पता ही है क्या है, विच कैन फ्लो। उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें क्या आते हैं? सो फ्लूइड्स विच कैन फ्लो विच इज लिक्विड एंड गैसेस। तो उसके प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये आइडियल फ्लूइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज पीछे चला गया तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं वो, ये इसमें से भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं एक दो मार्क का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एमसीक्यूज के लिए आप प्रॉपरली पढ़ के रखना, क्योंकि एमसीक्यूज भी शायद पूछ सकते हैं। ओके। वैसे एमसीक्यूज पूछते ही हैं तो एमसीक्यूज में पूछेंगे। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। मतलब ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, दे डू नॉट, है ना, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। ठीक है। डिफॉर्म मतलब अपना शेप चेंज कर लेते हैं। ये फ्लूइड्स हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना। सो अगला है दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, जो कि आपको पता है फ्लूइड्स है व्हिच कैन फ्लो। अगला थर्ड पॉइंट, दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सीधी सी बात है, जैसे कंटेनर अगर बीकर में लिक्विड को आप डाल दो तो बीकर का शेप क्या हो जाएगा? बलून में आप लिक्विड को डाल दो तो बलून का शेप का आ जाएगा। या फिर बलून में गैस भी हम भरते हैं, है ना, एयर भी गैसेस भी भरते हैं तो उस शेप का आ जाएगा, गैसेस भी उसी शेप का आ जाएगा, है ना। ये समझा आपको? ओके। सो अगला, अब जैसे फ्लूइड एट रेस्ट हो गया तो सब, जैसे अगर मैं बात करूं पॉन्ड हो गया, पॉन्ड में या फिर एक ग्लास में पानी ले लो आप तो फ्लूइड एट रेस्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड एट रेस्ट
फ्लूइड एट रेस्ट, तो उस ब्रांच की जो स्टडी है ना, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को जो स्टडी है, मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पर रहेगा तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, हाइड्रो मतलब वाटर, रिलेटेड वाटर, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, वाटर एट रेस्ट। वाटर रेस्ट पे जो भी स्टडी हम करेंगे, वाटर आपका रेस्ट पर है तो जो भी हम उसका स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, तो ये भी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स ही है। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स। किससे डील करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। ओके, ये समझा, तो ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ओके। चलो फिर अगला टॉपिक पे आते हैं, 2.4। यहाँ से आपका टॉपिक होता है, बीच का टॉपिक नहीं है क्योंकि ओमिट है वो, है ना, 2022 के सिलेबस के लिए ओमिट है, 2021 के लिए ओमिट है। सो अगला है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कुछ नहीं, क्या है ये समझा नहीं, अभी मैंने समझाया नहीं तो कैसे समझेगा। तो चलो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में आपका कुछ टॉपिक है, जैसे आपका मोलेकुलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मोलेकुलर थियरी में जो आपका ए टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इंटर मोलेकुलर फोर्स। अब इंटर मोलेकुलर फोर्सेस क्या होता है, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस मतलब बिटवीन, जो फोर्स रहेगा ना, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो जब भी आपका दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे तो होता है इंटर मोलेकुलर फोर्स, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इन दोनों में फोर्स लग रहा है तो ये आपका इंटर मोलेकुलर फोर्सेस है। और अगर एक सपोज सिंगल मॉलिक्यूल है, ये वाला लेते हैं, ये वाला एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे अपने फोर्स लगेंगे, एटम्स के बीच में फोर्स लगेंगे, है ना, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये समझा आपको। तो इंट्रा का मतलब होगा विद इन, जो भी फोर्स रहेगा विद इन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, विद इन मॉलिक्यूल, विद इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये समझा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है दो टाइप के हैं बेसिकली, इधर कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है ना, दोनों आपके कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये जो है आपका फोर्स, ठीक है, ये होगा फोर्स, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, याद रखना। ठीक है ना, एक ही सब्सटेंस में दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसमें बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका रहेगा कोहेसिव फोर्स। जैसे मैं बात करूं वाटर, पानी, पानी में दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स। लेट्स से मैं बोलूं आयरन, आयरन है ना, आयरन एक सॉलिड हो गया, तो ये आयरन का मॉलिक्यूल, ये आयरन का मॉलिक्यूल, है ना, ये आयरन का मॉलिक्यूल, ये आयरन का मॉलिक्यूल, अब इन दोनों में जो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स हो गया। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, बट वो सेम सब्सटेंस का होना चाहिए, दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम सब्सटेंस का होना चाहिए, तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स। ओके, एडहेसिव फोर्स क्या होगा, सिंपल, फोर्स between, force between two molecules, force between two molecules of a different substance। ठीक है, बहुत इजी है, different substance, ये समझा, अरे बहुत इजी है। ठीक है ना, सो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसका मतलब कि मैं बात करूं, लेट्स से ग्लास एंड वाटर, ग्लास, ग्लास के अंदर वाटर है, मतलब ग्लास के अंदर पानी है, ग्लास वाटर, तो ये दो दो सब्सटेंस हो गया। तो एक मॉलिक्यूल रहेगा आपका ग्लास का, दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा आपका वाटर का, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रहेगा आपका एडहेसिव फोर्स। ठीक है ना, ये समझा, ये समझा ना, पक्का, ओके। अब जैसे आप क्लासरूम में देखते हो, है ना, क्लासरूम में टीचर या ट्यूटर या एजुकेटर जो भी आप बोलो, वो बोर्ड पे जो लिखते हैं, बोर्ड पे चौक से या फिर मार्कर से लिखते हैं, तो वो किस फोर्स में आता है, वो एडहेसिव फोर्स में आता है ना, क्योंकि मार्कर, मार्कर का इंक हो गया और बोर्ड का अपना एक, बोर्ड का खुद का एक सब्सटेंस हो गया, तो जो मार्कर से हम बोर्ड पर लिखते हैं या चौक से जो बोर्ड पर लिखते हैं वो आपका एडहेसिव फोर्स में आता है। ठीक है ना, ये समझा आपको। तो ये हो गया आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स। अगला जो है आपका नेक्स्ट, रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्सेस। तो मोलेकुलर फोर्सेस तो हमें मालूम पड़ेगी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, लेट से कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, ये वाला एक मॉलिक्यूल है, तो इसका ना एक रेंज रहेगा। ठीक है ना, लेट से मैं बात करूं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ जाएगा या फिर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ जाएगा इसके पास में, तो ये जो है ना मॉलिक्यूल, इस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस रेंज तक लगा, यहाँ तक लगा सकता है, उसके आगे नहीं लगा सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका रेंज हो जाएगा, इतना रेंज हो जाएगा, तो ये आपका आर से हम जनरली डिनोट करेंगे। तो रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स मतलब इस मॉलिक्यूल का किस रेंज तक फोर्स रह सकता है ना, मतलब बेसिकली रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर इससे मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं, इससे मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे, है ना, तो इस सारे रेडियस में
इस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी बाहर से एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लाके रख दूं तो इस मॉलिक्यूल की वजह से इस मॉलिक्यूल पर फोर्स लगेगा, लेकिन कोई भी बाहर से अगर मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लाके रखूं तो इस मॉलिक्यूल की वजह से इस मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो रेंज के ही बाहर है। इस मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेंज से ही बाहर है वो, ये वाला मॉलिक्यूल। ये समझा? तो ये हो गया रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्स। मतलब ये मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक रेंज तक रहेगा, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्या ये जो मैंने स्फीयर बनाया, मतलब मैंने ये मॉलिक्यूल को लिया, इसका एक रेंज ले लिया, लेट्स से यहाँ तक ये रेंज है, मतलब इस रेंज तक, इस पॉइंट तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो इसको लेके मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया 3D में। स्फीयर आपका हमेशा 3D में होता है, ये तो सर्कल है बस। अब 3D में सोच देखोगे तो फुटबॉल जैसा स्फीयर होगा ना, फुटबॉल के बीच में एक मॉलिक्यूल रख दो, समझो एक फुटबॉल है, खाली अंदर से खाली रहता है फुटबॉल, फुटबॉल के बीच में एक मॉलिक्यूल रख दो, तो उस पूरे फुटबॉल के सरफेस तक जो फोर्स, जो आपका सरफेस, पूरा जो सरफेस वो स्फीयर रहेगा, सीधी सी बात है। तो पूरा वो जो मतलब फुटबॉल के सरफेस तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उस जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे ना, वो बीच में जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसकी वजह से उन सारे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वही अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाओ, फुटबॉल के बाहर लेके आ जाओ, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल था बीच, जो फुटबॉल के अंदर मॉलिक्यूल था ना, तो उसकी वजह से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये समझा? तो ये हो गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस स्फीयर को हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। मतलब उस रेंज तक, ठीक है ना, उस रेंज तक हमने एक उस रेंज से, मतलब रेंज ऑफ मोलेकुलर से हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। उस सारा स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, उस सब पर जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। अगला आपका सरफेस फिल्म, ठीक है। सरफेस फिल्म, अभी आपने सरफेस फिल्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कांच के ग्लास में ना, कांच के ग्लास में पानी भरना है, कांच के ग्लास में, क्योंकि वो उसमें दिखता है आर पार। तो कांच के ग्लास में अगर आप देखोगे ना, तो सरफेस फिल्म जैसा यहाँ पे दिखेगा। सो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये आपने एक कांच के ग्लास में, ठीक है ना, आपने पानी लिया हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये छोटा, ये लाइन देख रहे हैं, ब्लैक कलर का लाइन, ठीक है ना, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का लाइन। हाँ, ये पूरा सर्कल में बनता है ना, पूरा चारों तरफ से सर्कल में ऐसे बनता है यहाँ पे, है ना। तो यही आपका सरफेस फिल्म है, बहुत ही पतला होता है ना। ये आपका क्या है, ये सरफेस फिल्म है। और इस इमेज में ना थोड़ा मोटा करके दिखा है, लाइक ऊपर वाला सरफेस है ये एक्स रहेगा, ऊपर वाला, और जो नीचे वाला सरफेस है वो एक्स डैश, ठीक है। वो क्या रहेगा आपका एक्स डैश। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप इसको जूम करके देखना, ठीक है, तो ये ऊपर वाला, ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स रहेगा, और जो ये वाला पॉइंट है वो रहेगा एक्स डैश, ठीक है ना। ये समझा, ये वाला पॉइंट एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स डैश, मतलब ऐसे कुछ गया है यहाँ पे, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है सरफेस फिल्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स से एक्स डैश, ये आपका सरफेस फिल्म है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सरफेस फिल्म है, एक्स से लेके एक्स डैश, एक्स डैश तक, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, सरफेस फिल्म, ओके। अगर आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, अब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड जो भी ऊपर का सरफेस है ना, ये जो भी ऊपर का सरफेस है, एक्स डैश के, एक्स है ना, एक्स एक्स डैश नहीं, एक्स डैश नीचे वाला है, एक्स जो एक्स है ऊपर वाला, एक्स जो है ऊपर वाला जो भी सरफेस रहेगा वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड रहेगा, ठीक है। ये समझा आपको, ठीक है। एक्स से लेके एक्स डैश तक आपका क्या रहेगा, सरफेस में। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये ऊपर का जो सरफेस है, एक्स के ऊपर का जो सरफेस है ना, ये ऊपर वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला सरफेस, ये आपका फ्री सरफेस है। चलो ठीक है, अगला जो है आपका सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर थियरी, ठीक है। सरफेस टेंशन कैसे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर थियरी। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, तीन मॉलिक्यूल को देखेंगे। पहला हम देखेंगे मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल नंबर ए। तो मॉलिक्यूल नंबर आप ए देखो किधर है, यहाँ पे बी वाले में, बी वाले डायग्राम में। तो मॉलिक्यूल नंबर ए यहाँ पर है, ठीक है, ये दिख गया। मॉलिक्यूल नंबर ए मतलब ये वाला जो बीच में मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल नंबर ए है, ओके। तो ये इसका रेंज ऑफ मोलेकुलर, ये एरो से दिखा है, रेंज ऑफ मोलेकुलर फोर्सेस, मतलब यहाँ तक रेंज है बेसिकली, ठीक है। उसको सबको ड्रॉ करके स्फीयर, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया, सारे सर्कल को ज्वाइन करके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया है, इतना समझा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा कि ये जो आपका मॉलिक्यूल ए है ना, इस पे सारे चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ पानी का ही फोर्स है ना। मतलब चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, इस पे आपका जो चारों तरफ से फोर्स लगेगा वो आपका कोहेसिव फोर्स रहेगा, है ना, कोहेसिव फोर्स, ओके। तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल ए जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा, फिर चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स ही लग रहा है, पानी का ही फोर्स लग रहा है ना, वाटर के मॉलिक्यूल का ही फोर्स लग रहा है। तो मॉलिक्यूल जो ए है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, इतना समझा, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ओके, ठीक है, इतना समझ गया आपको। अब मॉलिक्यूल हम बी की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल बी की अगर बात करो, ये रहा मॉलिक्यूल बी, इधर है,
ठीक है, यहाँ पर है मॉलिक्यूल बी। तो मॉलिक्यूल बी में आप देखोगे कि इतना सा जो पार्ट है ना, इतना सा पार्ट ऊपर हवे में, इतना सा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इस मॉलिक्यूल का वो एयर में, ठीक है, और ये लिक्विड में है। तो एयर और लिक्विड, यहाँ पे दो इंटरफेस हो गया ना, एयर और लिक्विड। तो गैसेस लिक्विड है ना, तो दो सब्सटेंस हो गया ना यहाँ पे, एक एयर का मॉलिक्यूल, दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा ना इस मॉलिक्यूल पर, एक आधा मतलब इसमें कोई सी फोर्स भी लग रहा है ना, पानी का कोई सी फोर्स भी लग रहा है, साथ में इसमें एडिसिव फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पर। एडिसिव फोर्स किसकी वजह से? एयर की वजह से, इतना समझा। लेकिन इस पर मॉलिक्यूल बी पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, किधर होगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा रिजल्टेंट फोर्स, मतलब टुवर्ड्स इनसाइड द लिक्विड। किधर होगा? इनसाइड द लिक्विड। इतना समझा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सो अगला, अब ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल बी को देखोगे ना, ये है कहां पर, ये जरा बताओ मेरे को। ये है आपका सरफेस फिल्म पर, ठीक है, ये किस पर है? सरफेस, SUR, सरफेस फिल्म पर है, ठीक है ना, ये आपका सरफेस फिल्म पर है, याद रखना, ठीक है। तो सरफेस फिल्म पर जो मॉलिक्यूल बी है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स किस पे लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। और उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? कोहेसिव प्लस एडहेसिव। और मॉलिक्यूल सी की बात करें, यहाँ पर है जस्ट फ्री सरफेस पर, मॉलिक्यूल जो सी है ना, मॉलिक्यूल सी, ये किधर है? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर है, ठीक है। तो इस पे भी आपका सीधी सी बात है, आधा पार्ट वो हवे में, आधा लिक्विड के अंदर है, उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो उस पे भी एडहेसिव फोर्स प्लस कोहेसिव फोर्स लग रहा है, दोनों लग रहा है। बट इस पे देखो, आधा कोहेसिव फोर्स, आधा अपना अपना एडहेसिव फोर्स लग रहा है। तो लेकिन इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ? ये जरा बता, सोच के बता ना, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल सी पे बात की जाए तो कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, ठीक है। मॉलिक्यूल सी की बात की जाए तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, क्योंकि एडहेसिव फोर्स में एयर है ना, तो एयर का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कम होता है ना, यहाँ पे बहुत एक दो तीन चार ही मॉलिक्यूल होंगे, बट लिक्विड के यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो सारे मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ खींचेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो डेंसिटी ज्यादा मतलब कम, एक पर्टिकुलर एरिया में मॉलिक्यूल ज्यादा, सीधी सी बात है। तो रिजल्टेंट फोर्स भी इस पर नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा किस पर? मॉलिक्यूल सी पर। रिजल्टेंट फोर्स वो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, इतना समझा। ये लगेगा डाउनवर्ड, दैट इज इनसाइड द लिक्विड। अब वो किधर था? लेकिन मॉलिक्यूल सी था किधर? मॉलिक्यूल सी आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे था, और मॉलिक्यूल बी आपका सरफेस फिल्म पर था। मतलब फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड या सरफेस फिल्म पर जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे ना, उन सब पर रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, याद रखना, ठीक है। ये समझा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अरे पूरा रफ कर दिया, चलो ठीक है, रफ हो गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो भी सरफेस फिल्म पर जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे, इधर जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे सरफेस फिल्म पर या फ्री सरफेस पर, जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे, सब पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, है ना, सब पे रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इस वजह से ये जो सरफेस फिल्म है ये अंडर टेंशन आ जाता है, ठीक है। इस वजह से आप क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। सो ये आपने देखा ना, मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो जो सारे सरफेस फिल्म पे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, सब पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो सरफेस फिल्म क्या है कि सरफेस फिल्म के अंदर टेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। सरफेस फिल्म के अंदर क्या आएगा? एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, कि मतलब सब पे जब डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म पे सब नीचे जाने की कोशिश करेंगे, बट नीचे जा नहीं पाएंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो इसके लिए वो एक स्ट्रेच, जो सरफेस फिल्म एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहता है, स्ट्रेच्ड, है ना, स्ट्रेच्ड मतलब स्ट्रेच रहता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पानी रहता है ना, पानी ग्लास में पानी, जब पानी का जो सरफेस रहता है, ठीक है, उस पर आराम से जो लाइक चींटी वगैरह होती है ना, जिसको हम आंट कहते हैं, वो आराम से चल सकते हैं, है ना। जो आपने देखा होगा, तो क्योंकि वो सरफेस फिल्म जो है एक टेंशन के अंदर रहता है, ऑलरेडी उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहता है, ठीक है। सारे जो मॉलिक्यूल्स है सब पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहता है, तो एक टेंशन आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, सरफेस टेंशन ऑन फिल्म, ऑन सरफेस फिल्म, ठीक है ना। अरे टेंशन लिख दिया, ऑन सरफेस फिल्म, ये समझा? ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन और सरफेस फिल्म। तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन आता है, ये मॉलिक्यूलर थियरी के बेसिस पे था, मतलब मॉलिक्यूल से हमने देखा कि सरफेस टेंशन कैसे आता है।
देख सकते हो, देखो यहाँ पे ग्लास भरे पानी में जो निडल है ना, ये इजीली यहाँ पे रुक गया है ना, अंदर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है पूरा ऊपर वाला, ये पूरा सरफेस टेंशन में है, ठीक है ना। जो इस सरफेस फिल्म पे जो भी मॉलिक्यूल्स है ना, सारे नीचे की तरफ, सारे जो इन पे सारे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसकी वजह से एक टेंशन के अंदर है। इसमें देखो ये निडल इजीली रुक गया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा पिन डाला है, वो भी ऊपर रुक गया है। यहाँ पे मच्छर देख सकते हो इजीली बैठ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पाँव, है ना। अब इसके पाँव देखो आराम से, क्योंकि वो जो जो ये सरफेस है वो एक टेंशन में है, ठीक है। मतलब ये समझ गया ना आपको? हाँ, तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ये हो गया आपका सरफेस टेंशन। अगला है आपका सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बेसिकली फॉर्मूला क्या है? तो सरफेस टेंशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो है आपका सरफेस टेंशन, एस सरफेस टेंशन, उसको जनरली आपका टेक्स्ट बुक में टी से डिनोट किया है। दैट इज सरफेस टेंशन इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन आपका क्या रहेगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन भी आप इजीली निकाल सकते हो इसका। डायमेंशन अगर एमसीक्यूज में पूछ दिया तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे निकाल दे। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन होगा सो L1 M1 T-2 होगा फोर्स का डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन सिर्फ L1 होगा, ठीक है। अब ये L1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L0 फिर M1, है ना, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये T-2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा इसका डायमेंशन, ठीक है। ठीक है, ये समझा आपको कैसे डायमेंशन। सरफेस एनर्जी जो होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपने देखा था ये इतना सरफेस फिल्म होता है, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये आपका सरफेस फिल्म होता है। तो सरफेस फिल्म पे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे, है ना। सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं, है ना, अंदर, क्योंकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द लिक्विड के अंदर। तो क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये जो सरफेस फिल्म के होते हैं, सरफेस फिल्म पर होते हैं, तो ये एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये हो गया आपका, ये बेस हो गया, ठीक है। अब ये बेस से ना ये एक हाइट पर है, सीधी सी बात है। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है ये एक हाइट पर है ना, सारे हाइट पर है। तो इनमें ना पोटेंशियल एनर्जी रहता है। ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे ना सरफेस फिल्म पर, वो क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेंगे। तो यही पोटेंशियल एनर्जी आपका सरफेस एनर्जी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जो भी सरफेस फिल्म पर रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में रहता है, उसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये समझा? टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इसका मतलब क्या कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में जो फॉर्मूलाज आएंगे उसके बीच का क्या रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि सरफेस एनर्जी मैंने आपको बताया, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही हम लेते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो सरफेस रहता है वो तो स्टेबल रहता है ना, तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं। तो देखो कोई भी एनर्जी ना अपने आप नहीं आता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है या फिर काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी अपने आप नहीं आता है, हमेशा वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। हमेशा क्या करना पड़ता है? वर्क डन। वर्क डन की वजह से ही आपका या तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा या फिर काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो वर्क डन के बिना कोई भी एनर्जी आता नहीं है। तो जैसे ही, क्योंकि अगर कोई भी एनर्जी है ना तो वहां पे कहीं ना कहीं वर्क डन है, ठीक है, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक फ्रेम है, ठीक है ना, पी डैश, पी, एस और एस डैश। ये आपका फिक्स फ्रेम है, ठीक है ना, फिक्स है ये, ठीक है, फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका रहेगा पी डैश, ये रहेगा आपका पी, और ये रहेगा आपका एस, और ये पॉइंट रहेगा आपका एस डैश। बट ये वाला याद रखना, ये फिक्स है, ये इधर फिक्स है, ये ऐसे अंदर चला गया ना, बट ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये फिक्स है, ये साइड वाला, ठीक है, ये तीनों साइड आपका फिक्स है, ठीक है। अब ये जो क्यू आर है ना, ये मूवेबल है, मूवेबल, क्यू और आर आपको दिख रहा है ना, ये मूवेबल फ्रेम है, ओके, मतलब मूव हो सकता है, आगे पीछे मूव हो सकता है इसीलिए, ये समझा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम को ना मैं सोप सोल्यूशन में डालता हूँ, सोप सोल्यूशन, ठीक है। आप पानी में सोप मिला दो तो सोप सोल्यूशन बन जाता है। तो सोप सोल्यूशन में डालूं या डिटर्जेंट मिला दूं तो ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट कलर का, ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट सरफेस फिल्म फॉर्म हो जाता है इस रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो क्यू आर है ना, क्यू आर, जो क्यू आर है आपका वो मूवेबल है, तो मूव होके इधर आ जाता है। ये जहां पे आपको दिख रहा है ना, उस पर आपका अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। तो मूव होके इधर आ जाता है, ये वाले पोजीशन पे, जो पोजीशन पे है यहाँ पर, ठीक है। इतना समझा? तो अब सरफेस फिल्म की वजह से लगा ना वो फोर्स, तो बताओ फोर्स क्या होगा यहाँ पर? तो फोर्स क्या होगा? देखो जो फोर्स होगा आपको पता है सरफेस टेंशन के हिसाब से, ठीक है, वो जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा? आपको पता है जो टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे कि हमने देखा फॉर्मूला। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? टेंशन इनटू लेंथ,
ठीक है ना। यहाँ पे जो लेंथ है ना उसके बदले 12 लेंगे। अब क्यों लेंगे 12? क्योंकि दो सरफेस है ना, एक आगे साइड है और एक पीछे साइड है, दो सरफेस है, दो सरफेस का हम लोग लेंथ लेंगे यहाँ पे, है ना क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, दो सरफेस फिल्म है यहाँ पे, एक आगे साइड और पीछे साइड है, तो हम लोग इसके लिए दो 12 लेंगे, ठीक है, ये समझा। तो ये हो गया आपका फोर्स। अब दूसरी बात, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, राइट डायरेक्शन में, दैट इज एफ डैश। एफ डैश हम लोग राइट डायरेक्शन में लगाएंगे, तो क्या होगा, हल्का से मूव करेगा यहाँ से लेके, सपोज ये डीएक्स यहाँ तक मूव करता है, ये क्यू डैश आर डैश तक मूव करता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डीएक्स रहेगा, ठीक है। क्यू डैश आर डैश तक वो मूव करते हैं हम लोग खुद ही फोर्स लगाते हैं, है ना, मतलब इधर फोर्स लगाते हैं एफ डैश, ठीक है। तो मूव करेंगे हम लोग उस क्यू आर को इधर आगे की तरफ, तो वो फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा ये वाले फोर्स से, है ना। जो एफ डैश होगा वो सिमिलर टू किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, क्योंकि बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन का थर्ड लॉ उतने ही लगाना पड़ेगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, तभी आपका वो आगे जितना उस पर फोर्स लग के वो अंदर गया उतनी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना वापस इस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था, याद रखना, क्यू डैश आर डैश आपका ओरिजिनल पोजीशन था ये वाला, ठीक है। इतना समझा। तो मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन हुआ, सीधी सी बात है। तो जो वर्क डन हुआ, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल रहेगा, देयरफॉर तो जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने एफ डैश लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। अब आपको पता है कि फोर्स कितना है, फोर्स आपका फोर्स के बराबर है, वो है आपका टी इंटू 2L dx, ठीक है। अब ये 2L क्या है, बेसिकली ये लेंथ है, 2L मतलब लेंथ हो गया यहाँ पे, तो 2L मतलब दो सरफेस का लेंथ है, तो वो लेंथ ही हो गया बेसिकली। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी इंटू एरिया। अब जैसे कि आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल ब्रेथ है, तो इसका मतलब स्मॉल एरिया होगा, ठीक है ना। तो ये जो वर्क डन है आपका वो सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, ये डी ए आपका क्या है, वो आपका है इंक्रीज इन एरिया, ठीक है, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, ये समझा, टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना। और ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन ही आपका सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, ठीक है, ये वर्क डन ही आपका सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा, ये आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ठीक है। अगर स्मॉल रहेगा तो वो इंक्रीज इन एरिया रहेगा, कितना इंक्रीज इन एरिया हुआ, ये समझा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों। ये पहला तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है ना, जो वर्क डन हुआ, वर्क डन हमने किया वो टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया हमने इंक्रीज किया उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ये समझा। तो यही आपका रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट आपका सम है। अब देखो ये एग्जांपल 2.4, इसमें क्या बोला है, एक बीकर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो देखो आपको गिवन लिखना है पहले, गिवन क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो उसमें देखना है कि क्वेश्चन क्या दिया है बेसिकली। तो एक बीकर है जिसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया गिवन में। फिर फिल्ड विद वाटर, ठीक है, वाटर से फिल्ड। अगर आप ऐसे नहीं समझ में आता तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक बीकर हो गया, बीकर जिसका रेडियस है, जिसका बीकर का रेडियस तो होगा ना, ये वाला रेडियस, ये सर्कुलर रहता है तो उसका रेडियस तो होगा ही, ठीक है। फिल्ड विद वाटर, वाटर तक फिल है, ये इसमें वाटर फिल है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन, जिसको हम टी से नोट करते हैं, ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन। अच्छा, डायमेट्रिकल लाइन पे आपको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है, ये डायमेट्रिकल है ना, ये डायमीटर हो गया। अब जैसे अगर आप ये बीकर की बात करते हो तो ये यहाँ तक वाटर फिल है, तो डायमीटर मतलब ऐसे ही रहेगा ना, ये भी सर्कुलर ही रहेगा, तो डायमीटर आपका ये लाइन हो गया ना। तो इस डायमेट्रिकल लाइन पर आपको सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है, ठीक है। फोर्स, अच्छा फोर्स कैलकुलेट करना है, सॉरी फोर्स कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना लगेगा। सरफेस टेंशन आपका दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन मीटर, इजी है ना। आपको पता है जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या आएगा, डायमीटर आएगा, क्योंकि डायमीटर के अक्रॉस ही आपको फोर्स निकालना है ना। इसमें बोला ना कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन, तो डायमेट्रिकल लाइन आप समझे, तो डायमीटर हो गया ये, ओके। सो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, तो therefore फोर्स विल बी सरफेस टेंशन इनटू डायमीटर। सो सरफेस टेंशन कितना है 0.075 इनटू डायमीटर, कितना है, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू, अच्छा हाँ, जो आपका सेंटीमीटर जो यूनिट है ना, ये सेंटीमीटर में दिया है, हमेशा उसको आप एमकेएस सिस्टम में रखो, जितने भी यूनिट है ना आपके गिवन में सबको एमकेएस सिस्टम में ही रखो। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ऐसा यूनिट में। तो ये कितना हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। तो इसको आप कैलकुलेट करो, आपका फोर्स मिल जाएगा, ये समझा। अब अगला है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये भी मतलब सारी वैसे इंपॉर्टेंट ही है, बिकॉज काफी सारी चीजें तो ओमिट कर दी गई है फॉर 2022 एग्जाम के लिए।
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे थीटा से, ठीक है ना। वो क्या है कि देखो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपका ये जो डेफिनेशन है ना, हम लोग डेफिनेशन बाद में लिख सकते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये ना आपका एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना, ये आपका एक सॉलिड सरफेस, सपोज ये आपका एक बीकर है, ठीक है, ये आपका एक बीकर है, ये बीकर आपने ले लिया और इसमें यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, लिक्विड है, वॉट लिक्विड है, ठीक है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वो होगा आपका, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो हमें जहाँ पे जो लिक्विड कांटेक्ट में है ना सॉलिड के, तो वो लेना है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है ना वो सॉलिड के सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक है ना, इस लाइन पर ये जो पॉइंट है ना, ये आपका सॉलिड के सरफेस पे कांटेक्ट में है, ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा, ओके। सो ये पॉइंट हमें लेना है, इस पॉइंट पर अब क्या करना है कि टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, जो लिक्विड का सरफेस है ना, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट, तो आप देखोगे टेंजेंट ऐसे कुछ आएगा, है ना, क्योंकि लिक्विड का सरफेस सीधा गया है ना, टेंजेंट ऐसे आएगा। एक काम करता हूँ मैं, लिक्विड का जो सरफेस है ना वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इरेजर से करता हूँ यहाँ पे, ये लिक्विड का जो सरफेस है ना, ये वाला, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखो ध्यान से मैं कैसे चेंज करता हूँ, मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे लिक्विड का सरफेस ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये लिक्विड का ये सरफेस, लिक्विड ऐसे, लिक्विड का सरफेस ऐसे, तो हमने जो पॉइंट लिया, लेट से ये वाला पॉइंट लिया, क्योंकि हमने वही पॉइंट लेना है जिस पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट में है ना, वो पॉइंट लेना आपको, तो ये एड्स पर, ये सीधी सी बात है, लिक्विड और सॉलिड। तो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनाना है कि हमें पहले जिस पॉइंट, जो पॉइंट आपने लिया उस पर देखना है कि लिक्विड के सरफेस पे आपको टेंजेंट बनाना है, तो इस पे आप देखोगे लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट नीचे की तरफ बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, टेंजेंट, टेंजेंट बनाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे टेंजेंट बनेगा। और दूसरा जो टेंज बनाना है, दूसरा जो लाइन आपको बनाना है वो लिक्विड के सरफेस के अंदर प्लस सॉलिड के ऊपर बनाना है, जैसे ये सॉलिड का सरफेस है ना, ये वाला सॉलिड का सरफेस, और लिक्विड के अंदर ये बनाना है। तो लिक्विड के अंदर, जैसे अगर मैं इसको ऊपर भी बना सकता था, है ना, ऐसे भी बना सकता था, बट मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को लिक्विड के अंदर बनाना है, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है ना, इनसाइड द लिक्विड, बट सरफेस सॉलिड के सरफेस के ऊपर बनाना है टेंजेंट, तो मैंने सॉलिड के सरफेस के ऊपर ये टेंजेंट बना दिया, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ये सॉलिड के सरफेस के ऊपर, और ये जो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो लिक्विड के अंदर में इनसाइड द लिक्विड बनेगा, ठीक है, इतना समझा। ये ऊपर वाले, अरे ये तो पूरा ही रफ हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, तो ये जो एंगल आएगा ना, ये यही एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा, ये समझा, मतलब लिक्विड के सर जो भी पॉइंट है, जो लिक्विड और सॉलिड को कांटेक्ट में, उस पॉइंट को लेना है, ठीक है, उस पॉइंट पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर टेंजेंट बनाना है और सॉलिड के सरफेस के ऊपर टेंजेंट बनाना है, बट जो सॉलिड के सरफेस के ऊपर टेंजेंट बनाओगे वो लिक्विड के अंदर होना चाहिए, याद से, ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन रीड करते हैं, द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बिटवीन दिस लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस, मतलब सरफेस हो गया, इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि मैंने ये वाला पहले बनाया था, ये है ना, फर्स्ट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड, हमने सरफेस ऑफ सॉलिड पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है ना, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, मेजर्ड विद इन द लिक्विड, मतलब इनसाइड द लिक्विड मेजर होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ, दोनों के बीच का एंगल, ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन बोला था ना स्टार्टिंग में, देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन बोला था, तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये समझा, ये समझाना एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन, ओके। सो ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब देखो अलग अलग, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल लिया है कि जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अगर एक्यूट रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, तो जो मेनिस्कस रहेगा ना वो कॉनकेव रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट रहेगा तो जो मेनिस्कस रहेगा वो क्या रहेगा, कॉनकेव मेनिस्कस रहेगा, जैसे कि हमने इसके पहले वाला डायग्राम है ना, ये जो मेनिस्कस है ना ये कॉनकेव है, क्योंकि एक्यूट एंगल है, सीधी सी बात है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे एक्यूट ही है, तो ये जो मेनिस्कस रहेगा, जो भी मेनिस्कस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक है, ये समझा। तो अगर ऑब्ट्यूज रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑब्ट्यूज रहेगा सेकंड वाला डायग्राम में, तो जो मेनिस्कस रहेगा ना वो आपका कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है, कौन सा मेनिस्कस रहेगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, देखो सरफेस के ऊपर ऐसे, लिक्विड सरफेस के ऊपर ऐसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बना है, और सरफेस सॉलिड के सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ये जो थीटा है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये समझा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर एक्यूट एंगल रहेगा तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, ठीक है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, ओके, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे आपका शेप ऑफ मेनिस्कस, आपका शेप ऑफ मेनिस्कस कैसे आता है,
देखो कुछ नहीं है, पहले हम कॉनकेव शेप की बात करें। कॉनकेव मेनिस्कस में आपको पता है एक्यूट एंगल बनता है, अभी हमने पहले देखा, अभी हमने वही देखा ना, एक्यूट एंगल के लिए कॉनकेव, ऑब्टूज एंगल के लिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्कस मतलब वही है, आप अगर देखते हो ग्लास में जो पानी रहता है ना, तो ऐसा सर्कल में रहता है ना। मेनिस्कस मतलब वही हो गया आपका जो सरफेस फिल्म होता है, ऐसे सर्कल में रहता है ना, हल्का सा ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे उधर वो साइड भी रहेगा, 3D में आप देखोगे तो वो साइड भी रहता है, तो यही आपका मेनिस्कस है, ये आपका मेनिस्कस है। ठीक है ना, ये आपका मेनिस्कस है। तो अब हम देखते हैं कॉनकेव मेनिस्कस आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल में बनता है ना, एक्यूट एंगल में बनता है। सो कैसे बनता है, देखो क्या होता है कि जब लिक्विड, ये आपका, एक मिनट यहाँ पे मैं जरा रफ करूँ और दूसरा पेन लेता हूँ। हाँ, ये जो ए पॉइंट ए है, ये हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस है, मतलब सरफेस है, इस पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड से टच है, इस पॉइंट पर। तो हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें। तो हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो अडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसका मतलब अडहेसिव फोर्स क्या हो गया, मतलब ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है इस पॉइंट पर, वो सॉलिड के सरफेस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा एज कंपेयर टू लिक्विड के सरफेस से। आप समझ गए ना, अडहेसिव फोर्स मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, कोहेसिव फोर्स भी पहले बता चुका हूँ। अडहेसिव फोर्स मतलब बिटवीन टू सब्सटेंस लगता है फोर्स, और बिटवीन सेम सब्सटेंस फोर्स लगता है। तो अडहेसिव फोर्स मतलब सॉलिड लिक्विड का सरफेस ज्यादा रहेगा, सॉलिड लिक्विड का जो बीच में फोर्स लग गया ना वो ज्यादा रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड दी सॉलिड रहेगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे और क्या, और हम देखते हैं जो इस सॉलिड अपना लिक्विड सरफेस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना सरफेस पे, तो देखो ये टेंजेंट है, हमने ड्रॉ करते हैं ना टेंजेंट, है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लिक्विड के सरफेस पे, तो ये टेंजेंट है। तो हम देखते हैं दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो जो एंगल है एक्यूट एंगल यहाँ पे बनता है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इसमें एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। इसके लिए आपका जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केरोसिन, आप ग्लास बॉटल में ले लो, केरोसिन को आप ग्लास बॉटल में ले लो, तो ये सीधी सी बात है, ये जो लिक्विड है ना सॉलिड को वेट कर देता है। ठीक है, ये सॉलिड को वेट कर देगा अगर कॉनकेव मेनिस्कस रहा तो। ठीक है, अगला है आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस किसमें बनता है, ऑप्टिक एंगल में। तो आप ये देख सकते हो, ये जो पॉइंट ए है, ये जो लिक्विड और सॉलिड का सरफेस है ना, तो ये हम लोग पॉइंट ए लेंगे। इसमें क्या रहता है, इसमें कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। उसमें क्या था, उसमें एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स था ना, इसमें कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, याद रखना। तो इसमें रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है ना इस पॉइंट ए पर, ये इस डायरेक्शन में लगता है, ये तो आर आपको दिख रहा है, वो अंदर की तरफ लगता है, कोहेसिव फोर्स की तरफ लगता है ना। इस पर रिजल्टेंट फोर्स कोहेसिव फोर्स के अंदर ही लगे ना, सीधी सी बात है। कोहेसिव फोर्स मतलब लिक्विड लिक्विड का ही रहेगा। ठीक है, हम वो लिक्विड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, और जो इस पे सरफेस पे टेंजेंट है वो इधर रहेगा, इधर ये सरफेस के ऊपर टेंजेंट बनाते हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री आता है। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, और ये जो टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, बट है ना यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये ऑब्टूज एंगल में बन जाता है, क्योंकि आपका ये एंगल हमने अंदर लेते हैं ना, ये वाला सरफेस पे, ये वाला जो है ये हम अंदर लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऑब्टूज एंगल बनता है। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मर्कुरी इन ग्लास बॉटल, मर्क्यूरी इन ग्लास बॉटल। और ये जो लिक्विड है ना डज नॉट वेट दिस सॉलिड, याद रखना, एमसीक्यू इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लिक्विड है, मतलब ये जो मर्क्यूरी है इन ग्लास बॉटल, तो ये डज नॉट वेट दिस सॉलिड। कॉनकेव मेनिस्कस में आया तो वो डज नॉट वेट दिस सॉलिड। अगर आपका जो लिक्विड है वो कॉनकेव कॉनकेव बना रहा है, कॉनकेव सरफेस बन रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है सॉलिड के ऊपर, तो वो वेट नहीं करेगा सॉलिड को, है ना। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे आगे। ठीक है ना, आगे एक एग्जांपल देखिए, आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर काफी जो लीफ होते हैं ना, पत्ता, लीफ इंग्लिश में, उनके ऊपर पानी का अलग अलग पत्ता, उन पर पानी का ड्रॉप बैठता है, तो वो पानी का ड्रॉप अपने आप चला जाता है ना। काफी ऐसे पत्ते आपने देखे होंगे, पानी का ड्रॉप वो गीला नहीं कर पाता वो पत्ते को, है ना। तो वो लीफ के लिए वो पानी का ड्रॉप जो है वो एज अ कॉन्केव मेनिस्कस की तरह काम करे। ठीक है, अब एक होता है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पर क्या क्या ग्रेटर होता है, इस पॉइंट पर जो ग्रेटर होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट पर आपका एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। याद है, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इधर भी। लेकिन यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट है वो इधर बनता है, बट इस पे जो टेंजेंट बनेगा ना वो इसी पे बनेगा, जो लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर होता है, ये जो ऐसा गया है ना ये वाला, ये बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, तो यहाँ ये इस पॉइंट पर टच होता है ना। एक पॉइंट है यहाँ पे आपका टच होता है, आपका लिक्विड यहीं से स्टार्ट होता है, लिक्विड का जो ड्रॉप रहेगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इस पर टेंजेंट अंदर की तरफ बनेगा।
और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हम लोग ये सरफेस ही लेते हैं ना, सॉलिड सरफेस और ये लिक्विड के ऊपर टेंजेंट। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे बनता है, ठीक है। बट याद रखना रिजल्टेंट जो है एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, इस पॉइंट पर भी, ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और टेंजेंट टू द सरफेस पे 90 डिग्री, तीनों में आपका 90 डिग्री बनना जरूरी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल कैसे हो गया, हाईली प्योर वाटर इन अ ग्लास, है ना, हाईली प्योर वाटर इन अ क्लीन ग्लास, और ये कंप्लीटली वेट द सॉलिड, सीधी सी बात है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, है ना। तो जिसमें भी अगर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स आया, समझ लेना इट वेट्स द सॉलिड, इट वेट्स द सॉलिड को वेट कर देगा, गीला कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीटली वेट द सॉलिड, ठीक है, इट्स कंप्लीटली वेट द सॉलिड। और जिसमें कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव आ गया, वो याद रखना कि वो वेट नहीं करेगा सॉलिड को, और वो एब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा, ठीक है, ये समझा। ओके, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ अब अगला आता है ए, तो हमने देख लिया ए क्या था, शेप ऑफ मिनिस्कस, ये हमने देखा 3 शेप ऑफ कॉनकेव, कॉन्वेक्स और 0 एंगल। अगला आपका शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ये जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल एक में बताया था। देखो ये कॉनकेव, ये जो सरफेस है पूरा कॉनकेव है, क्योंकि ये इसको जो भी सरफेस है ना सॉलिड वाला, इसको गीला नहीं करता, वेट नहीं करता, और ये कॉनकेव जैसा दिख भी रहा है आपको, है ना, कॉनकेव सरफेस, मतलब कॉनकेव मिनिस्क, ये पूरा कॉनकेव ड्रॉप है आपका, ये भी आपका कॉनकेव ड्रॉप है। मैंने इसी लीफ की बात कर रहा था, पत्ती की। इस पे आपका पानी का ड्रॉप जो गिरता है वो वापस चला जाता है, ये इसको गीला नहीं कर पाता है, इसको वेट नहीं करता है। जब वेट नहीं करता है वो कौन सा मेनिस्कस आएगा, कौन से, है ना, किस में आएगा, कॉन्वेक्स एंगल में आएगा, कॉन्वेक्स अपना ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में आएगा, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस में आएगा, है ना। याद रखना मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपका कॉनकेव मेनिस्कस है, कॉनकेव मेनिस्कस है, तो ये एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, है ना, एक्यूट एंगल कांटेक्ट रहेगा। और ये क्या करता है, सॉलिड वेट करता है, वेट्स द सॉलिड, ये जो लिक्विड है ये वेट्स द सॉलिड, ठीक है। और अगर वही आपका कॉन्वेक्स है तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये डज नॉट वेट द सॉलिड, डू नॉट वेट, डज नॉट वेट, ठीक है, डज नॉट वेट द सॉलिड, याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। सो ये अब हम लोग वही शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे, कैसे क्या बनता है शेप लिक्विड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लेट थीटा बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ सॉलिड लिक्विड पैर, याद रखना सॉलिड लिक्विड पैर के बीच में। अब देखो ये एक ऐसा ड्रॉप है, ये जो है ड्रॉप है, ठीक है, अक्यूट एंगल है वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा हम लोग किस में देखते हैं, सॉलिड और लिक्विड के पैर में देखते हैं, याद रखना सॉलिड और लिक्विड के पैर में हम अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, अब देखो एक बात बताता हूँ पहले, ये आपका ये ड्रॉप हो गया, ड्रॉप का एकदम आखिरी पार्ट है ना ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो T1 है ना, T1 मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, है ना। बताइए जो T1 है आपका, ये लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस में, ये वाला है ना, लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस, सीधी बात है ना, लिक्विड है और नीचे सॉलिड है। ये वाला जो है टेंजेंट, ये वाला लिक्विड और सॉलिड के बीच का टेंजेंट है ना, फोर्स है आपका, क्योंकि फोर्स हमेशा अपना टेंजेंटली रहता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस। अब T2 की बात करें, T2, तो T2 जो है आपका, अब देखो ये लिक्विड के अंदर नहीं है, तो एयर और सॉलिड के बीच में रहेगा, है ना। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड सॉलिड इंटरफेस, तो क्योंकि ये साइड है ना, अब ये साइड आप देखोगे फोर्स, तो ये साइड आपका इधर एयर है और इधर आपका सॉलिड है, ये वाला सॉलिड है, ठीक है। इधर लिक्विड नहीं है ना, ये साइड में लिक्विड नहीं है, ये साइड में लिक्विड है, तो इसके लिए एयर सॉलिड का इंटरफेस होगा। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट इधर इस डायरेक्शन में लग गया। अब जो T3 है वो आपका ऊपर है, तो ये आपका क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड, है ना। जो T3 टेंशन लग रहा है, ये एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, एयर और यहाँ पे लिक्विड है, ऊपर ऊपर सॉलिड की तरफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना ऊपर सॉलिड, हाँ ये समझा, ये मीडियम समझ गया, ओके ओके ओके। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये आपको T1 T2 T3 मालूम पड़ गया क्या है। तो अब अगर मैं T3 की बात करूं, ये बेसिकली T1 T2 है क्या, फोर्स है, तीनों आपके फोर्स है, लेकिन किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है ना, सारे आपके फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके ओके। तो देखो देखो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंट रहता है, ये याद रखना, फोर्स ड्यू टू, क्योंकि आपका जो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, ये फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन इज फोर्स। तो जो फोर्स, अब सीधी सी बात है, अगर लेंथ 1 मीटर रहेगा, लेंथ को मैं बोलूं लेंथ से 1 मीटर है, तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स के बराबर हो जाएगा, टेंशन आपका फोर्स के बराबर, मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, बेसिकली फोर्स होता है। बट वो जो फोर्स होता है ना, वो टेंजेंट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, टेंजेंट फोर्स होता है किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो ओके, जैसे मैं बात करूं, चलो इसका लगता है आपको वापस समझा नहीं, जैसे कि मैं बात करूं, इसी की मैं बात करता हूं, ठीक है।
तो लेट्स से मैं बोलूँ ऐसे लिक्विड का ड्रॉप है, ऐसे शेप में लिक्विड का ड्रॉप है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, तो उस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे लग रहा है। तो फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो ऐसे ऐसे टेंजेंटली है, ठीक है, ये समझा। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा रहेगा। तो ये वही यही है सब। तो अगर मैं T3 की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है ना, किसी में बात करूँ, T3 की। सो यहाँ पे आपका जो T3 है ना, T3 देखो ऐसा है, ऐसा T3 है, ठीक है, और ऐसा कुछ ऐसे इससे एंगल बन रहा है, ये आपका T1 है, ठीक है। तो आपने एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नाम सुना होगा, है ना। तो अगर ये T3 क्या है, बेसिकली फोर्स है। T3 क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो उसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ऐसे 90 डिग्री में रिजॉल्व होता है, एक ऐसे, ठीक है, एक आपका ऊपर की तरफ होगा रिजॉल्व, और एक आपका इस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री में हमेशा रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो जो इस ये वाला डायरेक्शन है, ये हो जाता है जिस पे थीटा रहेगा ना, वो कॉस थीटा बन जाता है। मतलब ये T3 कॉस थीटा हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, T3 साइन थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर जो क्योंकि इस डायरेक्शन में एक और आएगा, जो आएगा आपका T3 कॉस थीटा, एक और चीज आ जाएगा, है ना, बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैं क्या T2 इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकता हूँ, T1 प्लस T3 कॉस थीटा, है ना। देखो T2 आपका इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट की, ठीक है, तो T2 इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बात करूं तो T2 इस डायरेक्शन में, T2 मामा, ठीक है। और अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो T1 ये है, और इस डायरेक्शन में आपका T3 कॉस थीटा भी है। तो T2 आपका जो है वो T1 प्लस T3 को रिजॉल्व कर रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये समझा। तो देयरफॉर यहाँ पे T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर cos थीटा विल बी T2 माइनस T1 अपॉन T3 आएगा, ये समझा। T3 सॉरी 3 लिखना भूल गया, T3। ओके, अब T2 आपको पता है किसके किसके बीच का मीडियम है, ये आप याद रखना, T1 इस डायरेक्शन में, T2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, और T3 ये आप याद कर लो, ठीक है ना। इसके हिसाब से आप ये इक्वेशन भी आप इजिली लिख, है ना, इजिली आ पाएगा। ये आप याद कर लें, क्योंकि T1 आपने ऊपर ले लिया ना, T2 इधर ले लिया, फिर T3 इधर ले लिया, तो फिर वो आपको ऐसा याद करना मुश्किल हो जाएगा। बट ये इजीली याद तो वैसे हो जाएगा, बस आप क्योंकि हमने रिजॉल्व करके ही निकाला ना। बट ऐसे आप याद कर लो, ये T1 इधर है डायरेक्शन में, T2 इधर, T3 ऐसे, ठीक है। और वो किस किस के बीच का मीडियम का इंटर फोर्स है वो भी आप याद करो, जैसे लिक्विड सॉलिड, एयर सॉलिड और एयर लिक्विड, ये समझा। तो ये कॉस थीटा ये आपका ये आता है। चलो ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। सो जो हमारा फॉर्मूला है वो आया cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है ना। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इससे हम क्या देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से हम देखेंगे कि ये जो ड्रॉप है ना इस सॉलिड सरफेस पे, ये अपना एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट में रहेगा या ऑब्ट्यूज एंगल में कांटेक्ट में रहेगा, कब रहेगा, ठीक है। तो जब एक्यूट एंगल में रहेगा तो वो कौन सा, देखो जब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा तो वो कैसा ड्रॉप रहेगा, कॉनकेव रहेगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मेनिस्कस था ना, तो कॉनकेव ड्रॉप रहेगा, ठीक है, कॉनकेव शेप में ड्रॉप रहेगा। और जब ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा तो आपका कॉन्वेक्स में रहेगा, ठीक है ना, जो ड्रॉप रहेगा वो कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है ना। अब जो आपका जो पानी की बूंदे बरसती है, ठीक है, तो वो कौन से ड्रॉप में बरसती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, क्योंकि चारों तरफ से ऐसा ऐसा रहता है ना, तो ये कॉन्वेक्स रहता है, चारों तरफ से ऐसा रहता है। तो इस ड्रॉप को हम कॉन्वेक्स ड्रॉप कहेंगे, ठीक है, ये समझा। ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स ड्रॉप। चलो ठीक है, ये हम आगे करते हैं। आगे हमने देखा कौन कौन सा, तो देखो फर्स्ट कंडीशन है, अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, हमने हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर T2 बड़ा है, मतलब T2 बड़ा है T1 से, ठीक है ना। और आप ये याद रखना कि T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, ठीक है ना। ये किसका इंटरफेस का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो अगर T2 बड़ा है T1 से, मतलब ये वाला बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से, मतलब ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, सीधी सी बात है। और T2 माइनस T1 जो ऊपर वाला टर्म है वो छोटा है T3 से, मतलब ऊपर वाला टर्म रहेगा वो बड़ा रहेगा, बिग रहेगा, और जो नीचे वाला टर्म है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि T2 बड़ा है T1 से, तो T2 बड़ा है, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। और वो भी, और ऊपर से एक और कंडीशन है कि T2 माइनस T1 इज लेस देन बोला है ना, सॉरी मैंने ग्रेटर समझ लिया। तो क्या आएगा, स्मॉल अपॉन बिग आएगा, ठीक है ना, मतलब स्मॉल नंबर अपॉन बिग नंबर, ये बिग नंबर, क्योंकि इसमें लिखा है ना T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर अपॉन बिग नंबर, तो जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बट स्मॉल आएगा, 0 पॉइंट में समथिंग आएगा, है ना। क्योंकि स्मॉल अपॉन बिग अगर आप करते हो नंबर, ठीक है, जैसे 1/5 कर लो, 1/6 कर लो, ठीक है, 1/2 कर लो, ये सारे 0 पॉइंट में आंसर आएंगे, बट नेगेटिव में नहीं आएंगे।
क्योंकि T2 बड़ा है ना यहाँ पे, ये समझा, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब जो थीटा है, थीटा वो कौन कौन से एंगल में पॉजिटिव आता है जरा बताओ, क्योंकि ये पूरा एंगल पॉजिटिव आएगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो थीटा जो है पॉजिटिव कब कब आता है, कब कब आता है, कितने से कितने डिग्री के बीच में, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री में तो 0 हो जाता है क्योंकि कॉस 90 0 होता है, 0 से लेके 85 डिग्री तक, 0 से लेके 85 डिग्री तक आपका कॉस अगर लगाओगे, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डालो, 1 बाय कितना आता है, √3 बाय अपना 2 आएगा, कॉस 60 आपका 1 बाय 2 आता है, ठीक है। तो 0 से लेके 85 89 डिग्री तक आप ले सकते हो, 0 से लेके 89 डिग्री तक जो रहेगा ना, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो 0 से लेके 89 डिग्री तक कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। इसके लिए जब आपका ये कंडीशन है तो कॉस थीटा तो पॉजिटिव होगा ही, साथ में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक्यूट होगा, जो कि आपका ये वाला फर्स्ट जो डायग्राम है ना, ये जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपका एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये समझा। अगला कंडीशन, अगला कंडीशन, अगला कंडीशन वही cos थीटा इज इक्वल्स टू T2, फॉर्मूला लिख देते T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है ना। इसमें आपका, इसमें क्या पड़ा, इसमें आपका रहेगा T2 इज स्मॉल देन T1, है ना, T2 इज स्मॉलर देन T1, तो मतलब ऊपर तो माइनस आएगा, ऊपर आपका क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 इज लेस देन T3, T1 माइनस T2 माइनस T1 नहीं है, T1 माइनस T2 इज लेस देन 3, मतलब ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ना वो आपका नेगेटिव है बट स्मॉल है, ठीक है, नेगेटिव में है बट क्या है, स्मॉल में, स्मॉल है, ठीक है ना, याद रखना ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव और स्मॉल नंबर रहेगा, ठीक है, स्मॉल नंबर रहेगा, तो नीचे वाला नंबर रहेगा वो बिग नंबर रहेगा, तो जो भी वैल्यू आएगा 0 पॉइंट में आएगा, मतलब माइनस में आएगा, नेगेटिव माइनस में स्मॉल आएगा, मतलब माइनस वैल्यू आएगा, ठीक है, पॉजिटिव क्यों लिख दिया यार, माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा वैल्यू आपका माइनस में आएगा। अब जो माइनस है नेगेटिव वैल्यू कब कब आता है, थीटा के कौन कौन से डिग्री में आता है, थीटा आपका 90 डिग्री पे तो 0 आ जाता है, तो 91 डिग्री से आप स्टार्ट करोगे, फिर 91 डिग्री से लेके आप 180 डिग्री तक जाओगे, 180 डिग्री तक, 179 डिग्री तक, सॉरी 179 डिग्री तक जाओगे, तो कॉस थीटा है इसमें नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है। कॉस 120 ले लो, वो भी नेगेटिव में वैल्यू रहेगा, कॉस 120 ले एक बार देख लो, नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 91 से लेके 179 तक कौन सा एंगल रहता है, ऑब्ट्यूज एंगल रहता है, ठीक है ना, जो कि आपका सेकंड डायग्राम है, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ड्रॉप कुछ ऐसा रहेगा, केव में ऐसा ड्रॉप रहेगा, कॉन्वेक्स के लिए ऐसा ड्रॉप रहेगा, ठीक है। सो द ड्रॉप विल इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड कॉस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ओके, ये समझा, ओके। अगला है, अगला क्या है, अगला अगर T2 माइनस T1 T3 के बराबर हो गया तो 1 आएगा, तो थीटा विल बी 0, क्योंकि cos 0 1 होता है ना, सीधी सी बात है, ये समझा, चलो ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या क्या अफेक्ट करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट में है सॉलिड और लिक्विड, उसका नेचर कैसा है। दूसरा इम्प्योरिटी, अगर आपका लिक्विड इम्प्योर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में फर्क हो सकता है ना, ज्यादा या कम हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, हाँ लिक्विड जो भी है, सॉलिड में जो भी लिक्विड है, वो अगर जरा सा भी हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो थीटा जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप याद रख लो, ओके, तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है ना, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन टेम्परेचर ऑफ ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है बेसिकली, पहला आपका अगर सॉल्युबल सब्सटेंस आपने डाल दिया, सरफेस, देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात हो रही है, ठीक है ना, हम लोग इसके पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात की कि इफेक्ट टेम्परेचर का क्या होगा, इम्प्योरिटीज वगैरह भी होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में चेंजेस आते हैं। तो इफ सॉल्यूबल सॉल्यूबल अगर सॉल्युबल सब्सटेंस आपने डाला किसमें, लिक्विड में, जैसे आपका NaCl जो नाम NaCl अगर आपने लिक्विड में डाल दिया तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, तो आपका जो सरफेस टेंशन होगा ना, जिसको हम T से डिनोट करते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये समझा। अगर आपने आधा सॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्युबल डाला, स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस डाला, जैसे आपने कोई ऑयल डाल दिया, ऑयल लिक्विड में ऑयल डाल दिया, ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है ना। या फिर ऑयल के बदले आप डिटर्जेंट डाल दो, डिटर्जेंट होता है ना, वो भी पूरा डिटर्जेंट वो पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, याद रखना, डिटर्जेंट सर्फ
ठीक है ना, या फिनॉल डाल दो, फिनॉल मतलब ठीक है ना, आपको पता ही है। तो ये स्पायरिंग आधा सॉल्युबल है, तो तब डालोगे ना जब लिक्विड में, तो आपका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा, याद रखना। पूरा सॉल्युबल डालोगे तभी आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। थर्ड, अगर इनसॉल्युबल जो सॉल्युबल ही नहीं होगा, सीधी सी बात है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस डालोगे लिक्विड में, इनसॉल्युबल मतलब पूरा इनसॉल्युबल है, कुछ सॉल्युबल ही नहीं है, ठीक है ना, जरा सा भी सॉल्युबल नहीं होगा, जरा सा भी मिक्स नहीं होगा लिक्विड में, तो भी आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा लिक्विड का, याद रखना। ये दोनों कंडीशन में सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, बाकी इस कंडीशन में सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन, टेम्परेचर टीएमपी लिखता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे आपका थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है, वैसे आपका सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है ना, ये समझा? ओके। अगला है आपका एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो अगला एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। एक्सेस प्रेशर किधर ज्यादा रहता है? पहला जब प्लेन लिक्विड सरफेस रहेगा, ठीक है ना। हमने तीन टाइप के देखा, प्लेन देखा, कॉनकेव देखा, कॉन्वेक्स देखा, तीन टाइप के लिक्विड सरफेस देखे, है ना। तो अगर प्लेन लिक्विड सरफेस है तो सपोज दो पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एफ टी क्या है, ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका टेंजेंटली रहता है ना, लिक्विड के ऊपर टेंजेंटली फोर्स रहता है, तो वैसे ही है, लिक्विड के ऊपर टेंजेंट फोर्स रहता है ना, तो ये आपका एफ टी वही है कि लिक्विड के ऊपर टेंजेंटली फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर एट ए है ना इज इक्वल टू प्रेशर एट बी रहेगा। कब? जब आपका लिक्विड जो है प्लेन सरफेस पे रहेगा तभी, लिक्विड का जो सरफेस है वो प्लेन रहेगा ना तभी, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा ना वो सेम रहेगा। ये याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स का भी आने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्केव। कॉन्केव की अगर बात करें, कॉन्केव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आपका ये कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दो पॉइंट लेना है, एक आपने पॉइंट ए लिया जो कि लिक्विड के बाहर है, और एक अपने पॉइंट बी लिया जो कि लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो फॉर कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, फॉर कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस जो प्रेशर इनसाइड रहता है ना, अब ये तो ए आपका हो गया आउटसाइड, आउटसाइड का प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर, ठीक है, लिक्विड के बाहर, इज, एक मिनट, इज लेस देन प्रेशर एट इनसाइड, इनसाइड द लिक्विड, याद रखना, ठीक है। तो जब भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, याद रखना, तीनों के लिए बहुत, इधर इधर ही से आपका राइज एंड फॉल आएगा, अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा ना इन कैपिलरी। तो फॉर कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, अगर लिक्विड सरफेस आपका कॉन्वेक्स है तो आपका बाहर का जो प्रेशर रहेगा ना वो कम रहेगा एज कंपेयर टू अंदर के प्रेशर, लिक्विड के अंदर के प्रेशर के मुकाबले, ठीक है ना। मतलब पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा पॉइंट बी पर, मतलब वो लिक्विड के अंदर है, और पॉइंट ए के मुकाबले, ये समझा ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉनकेव। तो फॉर कॉनकेव लिक्विड सरफेस, इसमें दो पॉइंट हमने लिया है, पॉइंट ए लिया जो कि लिक्विड के बाहर है, और पॉइंट बी जो लिया जो कि आपका लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो पॉइंट ए दैट इज आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द लिक्विड, ठीक है, इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी दैट इज इनसाइड द लिक्विड। तो फॉर ये किसके लिए रहेगा? ये किसके लिए रहेगा? फॉर द कॉनकेव लिक्विड सरफेस के लिए, ठीक है। ये याद रखना, कॉनकेव के लिए बाहर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, मतलब आउटसाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इनसाइड, और कॉन्वेक्स के लिए आउटसाइड का प्रेशर कम रहेगा एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर, ठीक है। ये समझा? ओके। और प्लेन सरफेस में तो प्रेशर आपका इक्वल रहेगा, प्लेन सरफेस में तो प्रेशर जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला कॉन्सेप्ट समझने के लिए, राइज एंड फॉल इन ए लिक्विड कैपिलरी। हाँ, ये तो आपका डेरिवेशन है, ये अगर आपका थियोरेटिकल पेपर हो रहा है तो ये आ सकता है डेरिवेशन, ठीक है। कि आपका थियोरेटिकल बोल रहा हूँ, आपका रिटर्न पेपर हो रहा है ना, तो रिटर्न पेपर एमसीक्यूज तो हो नहीं रहा है, एमसीक्यूज नहीं हो रहा है तो डेरिवेशन तो आएगा ही आएगा और आ सकता है, ठीक है। डेरिवेशन आएगा ही आएगा और आ सकता है, तो डेरिवेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें अभी तक एक ही डेरिवेशन जो छोटा सा हमने देखा, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, इन दोनों का रिलेशन निकला, वही डेरिवेशन देखा, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका एक ड्रॉप है, ये जो आपका है ना इनिशियल जो आपका सर्कल दिख रहा है, ये आपका एक ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, याद रखना, सोप बबल का ड्रॉप नहीं है, लिक्विड का ड्रॉप है। देखो सोप बबल का ड्रॉप और लिक्विड का ड्रॉप में फर्क होता है, क्योंकि लिक्विड के ड्रॉप में अंदर पूरा लिक्विड रहता है, और सोप बबल के ड्रॉप में अंदर एटमॉस्फेयर रहता है, बाहर भी एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड का ड्रॉप है,
जिसके ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो पी आई है, ये ड्रॉप के अंदर का प्रेशर। अब देखो ये ड्रॉप ऐसा है, तो बताओ कौन सा ये है, कौन सा सरफेस है लिक्विड के ऊपर, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या प्लेन है? ये है आपका कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। इतना समझा? तो ये आपका है कॉन्वेक्स सरफेस, ये आपको याद रखना है। जो लिक्विड के अंदर का प्रेशर है पी आई, फटाफट करते हैं। अब क्या हुआ कि इस लिक्विड को ना लाइक अंदर से, सीधी सी बात है, अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू बाहर का, क्योंकि कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होता है कि लिक्विड के अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो अब क्या हुआ है कि ये जब अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो वो बड़ा हो गया, जो लिक्विड का ड्रॉप है ना वो थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो बड़ा होकर आपका लेट से पी नॉट तक आया, ठीक है, पी नॉट तक प्रेशर तक आया, है ना। तो जो डिस्टेंस बढ़ा वो डेल्टा आर डिस्टेंस बढ़ा, मतलब रेडियस के थ्रू देखा जाए तो इनिशियल एरिया क्या था? इनिशियल एरिया वन, इनिशियल एरिया वन क्या है? अच्छा, स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बाद में जब वो अंदर के प्रेशर की वजह से, पीआई की वजह से, जब उसका ड्रॉप का थोड़ा साइज बढ़ गया बाय डेल्टा आर, तो बाद में जो एरिया होगा वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, बट आर के बदले यहाँ पे क्या आएगा? आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आएगा, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज इन एरिया भी आएगा। इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा? A2 माइनस A1, ठीक है ना। कितना एरिया इंक्रीज होगा? दैट इज डी ए, इंक्रीज इन एरिया इज A2 माइनस A1। ये समझा? तो ये भी हम लोग यहाँ पे सब निकालने वाले, तो ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा, फटाफट देखते हैं इस डेरिवेशन का, ठीक है। इस डेरिवेशन को पहले हम ये A2 निकाल लेते हैं ना। A2 जो क्या आएगा? ये आएगा 4 पाई आर, आर 2 इंटू आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जो डेल्टा आर है ना वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होगा, मतलब बहुत स्मॉल वो इंक्रीज इन एरिया होगा, ठीक है ना, बहुत, ठीक है ना, ये समझा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू 8, 4 टू 8 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर, यही होगा, ठीक है ना। और जो डेल्टा आर स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब डेल्टा आर वेरी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आपका जो A2 आया आपका ये आया, ठीक है। सो देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया दैट इज DA, दैट विल बी नथिंग बट A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1, A2 फटाफट क्या है? A2 आपका है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर 4, तो इंक्रीज इन एरिया जो मिला आपको वो क्या मिला? देयरफॉर DA इज इक्वल्स टू 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर, ये मिला। सो नाउ 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 आप क्या बोलोगे? आपको पता है जो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है TW इज इक्वल्स टू T इंटू डी ए, यही है ना, T इंटू डी ए। अब डी ए आपका क्या है? डी ए इज नथिंग बट 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ नाउ एक और चीज आपको पता है कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ना, जो प्रेशर था इनिशियली, अच्छा यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा ना, जो एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होगा? अब देखो प्रेशर कौन सा ज्यादा रहेगा, अंदर का कि बाहर का? मतलब पी नॉट तो बाहर हो गया ना प्रेशर, पी आई अंदर का हो गया प्रेशर, तो पी आई ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो एक्सेस प्रेशर जो होगा वो होगा पी आई माइनस पी नॉट होगा, ये होगा आपका एक्सेस प्रेशर, ठीक है, ये आप याद रखना। सो नाउ अब जो ड्रॉप का जो शेप है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था बाय डेल्टा आर, तो आपका वर्क डन हुआ था वहां पे, तो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा आर है, ठीक है ना। डेल्टा आर डिस्प्लेस हुआ ना यहाँ पे, ओके। अब आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया, पी आई माइनस जो प्रेशर होगा वो एक्सेस प्रेशर होगा इंटू एरिया, एरिया वो आपका इनिशियल एरिया, ठीक है ना। एरिया जो रहेगा ना वो आपका इनिशियल एरिया रहेगा। इनिशियली आपका जब पी आया था ना, आर था रेडियस, तब वो आपका एरिया रहेगा इनिशियल, मतलब A1, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स के बदले हमने लगा देंगे प्रेशर इंटू एरिया लगा देंगे। सो DW इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? पी आई माइनस पी नॉट इंटू A1 आपका क्या है? A1 है आपका 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डेल्टा आर। सो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो ये भी आपका वर्क डन है, ये भी आपका वर्क डन है। सो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों वर्क डन को ना कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने अगर रफ किया, एक मिनट, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देयरफॉर क्या होगा? T इंटू 8 पाई आर डॉट डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। ये इक्वेशन क्या है आपका?
ये इक्वेशन है पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई r स्क्वायर डॉट डेल्टा आर कैंसल, पाई पाई कैंसल, ठीक है, एक आर यहाँ से एक आर चला जाएगा, ठीक है ना, और 8 4 4 वन ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो पी आई माइनस पी नॉट यहाँ से क्या आएगा, पी आई एक्सेस प्रेशर वही हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं। सो पी आई माइनस पी नॉट आएगा आपका टेंशन 2T, ठीक है, 2 यहाँ पे है, अपॉन अपॉन एक आर यहाँ पे बचा था, है ना, एक आर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये आएगा एक्सेस प्रेशर फॉर अ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ठीक है ना, एक्सेस प्रेशर इन अ वाटर ड्रॉप, नॉट बबल, नॉट सोप बबल, इन अ वाटर ड्रॉप। सो इन अ सोप बबल क्या आएगा, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल आएगा आपका पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T अपॉन आर आएगा, फॉर वॉट, फॉर सोप बबल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इट इज फॉर सोप, एस ओ पी सोप बबल, ठीक है। सो ये बहुत सोप बबल का 4 क्यों हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस रहेगा ना, फ्री सरफेस यहाँ पे अंदर रहेगा, अंदर साइड भी रहेगा और बाहर साइड भी रहेगा फ्री सरफेस, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 सरफेस। ये समझा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये फॉर ड्रॉप के लिए, वाटर ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, और ये है फॉर सोप बबल के लिए, ठीक है। एक्सेस प्रेशर फाइंड कर, ये आर है, आर है, ठीक है ना, आर आपको क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एग्जांपल। अब वही जो मैंने अभी आपको बताया एक्सेस प्रेशर का एग्जांपल बोला है, व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप की बात किया है, सोप बबल की बात नहीं किया है, ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता ही है, कौन सा लगेगा इन दोनों में से, ये लगेगा कि या ये लगेगा, ये लगेगा ना, ड्रॉप है ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट दिस, तो एक्सेस प्रेशर आपको दिया है, इतना दिया है, पी आई माइनस पी नॉट, देखो जो गिवन रहता है ना वो आप लिख लो, जो भी गिवन रहता है वो आप लिख लो। अब डायमीटर पूछा है, मतलब डी पूछा है आपका, डायमीटर क्वेश्चन मार्क पूछा है, और सरफेस टेंशन दिया है, मतलब टी दिया है, दैट इज 7.27 इंटू 10⁻²। खत्म, आपको फॉर्मूला पता है, जो एक्सिस प्रेशर इन वाटर ड्रॉप, देखो आपने गिवन देख लिया, फिर फॉर्मूला आपको देखना है कौन, तो फॉर्मूला इसके लिए ना याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को आप याद रखो, कुछ भी करो इसको मेमोरी में फिट कर लो, ठीक है। पी आई माइनस पी आई नॉट क्या था, 2T अपॉन आर, आर था, आपको डायमीटर निकालना है, और आर और डायमीटर के बीच का फर्क पता है आपको क्या होता है, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। सो 2T अपॉन डी बाई टू हो जाएगा ना, डी बाई टू, तो टू ऊपर आ जाएगा, सो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, सो 4 हो जाएगा। सो देयर फोर डायमीटर क्या होगा आपका, 4T अपॉन पी आई माइनस पी नॉट। अब बस डायमीटर का इक्वेशन आपको मालूम पड़ गया, इसमें डाल दो, 4 इंटू सर्फेस टेंशन कितना है, 7.27, 7.27 देखो यूनिट ना सारा एमकेएस सिस्टम में ही दिया है, यूनिट टेंशन भी न्यूटन पर मीटर में दिया है, न्यूटन पर मीटर, ये एमकेएस सिस्टम ही है। ये माइनस पी नॉट कितना है, 80 न्यूटन पर मीटर, तो इसको कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे